बच्चों, पहली बात तो आपको ऑल द बेस्ट कल के प्री बोर्ड के लिए जो साइंस का है, और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो सैम्पल पेपर हम लोग कर चुके हैं वो तो आप रिवाइज़ करेंगे, जितनी वर्कशीट्स आई थी डीओए की उनको रिवाइज़ करेंगे, और एक जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, ज़्यादातर हिंदी मीडियम रहेगा क्योंकि बच्चों को कल हिंदी मीडियम की ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेक्शन ए है उसमें पहला क्वेश्चन है कि कुछ तत्व और उसकी परमाणु संख्या सारणी में दी गई है, मतलब इनके कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनकी एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो तत्व आर में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? अगर आप तत्व आर की बात करें तो इसमें देखो इसका 13 है, ठीक है। तो 13 का मतलब 2 8 3 हो जाएगा, तो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। क्यू और एस के संयोजन से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। अब आपने ये देखा है जो क्यू है वो है 11, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 ठीक है, और जो एस है उसका है 17, तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्योंकि धनी होगा तो ये धनायन हो जाएगा और ये ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दूसरा उसी से गेन कर रहा है, तो हमारा सिंपल बन जाएगा क्यू एस, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक है, एक लूज कर रहा है और एक ही गेन कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है? भाई कार्बन में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतने कार्बन के कंपाउंड्स हैं? तो पहला तो ये है कि कार्बन कार्बन मिलकर चेन्स बनाता है, ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम कैटिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से सीरीज़ बनाता है। और कार्बन जो है वो आपको मालूम है सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है, और इसकी जो संयोजकता है वो 4 है, ठीक है। इन्हीं 2 फीचर्स की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कीन श्रेणी के द्वितीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। देखिए आपको पता है कि एल्कीन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक है ना। तो पहला अगर होगा C1H2 × 1 होगा, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर मीथीन बनता तो, लेकिन वो नहीं बनता, तो N हम क्या करेंगे, 2 डाल देंगे, तो N की जगह 2 आ जाएगा, H की जगह 2 × 2 4 आ जाएगा, तो हमारा पहला मेंबर हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है, इथीन हमारा पहला मेंबर हो जाएगा इथीन, C2H4, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने ये बोला है एल्कीन श्रेणी के द्वितीय सदस्य का आणविक सूत्र हमने बता दिया C2H4, एवं पहले सदस्य की संरचना बनाइए, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो पॉसिबल नहीं है, मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एल्कीन श्रेणी के द्वितीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। अगर पहला जो सदस्य है वो हो जाएगा C2H4, ठीक है ना, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। पहला सदस्य ये हो गया जिसको हमने इथीन नाम दिया, दूसरा कौन सा होगा जिसमें N हमारा क्या हो जाएगा 3, तो C3H6 ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? सबको मालूम है द्विखंडन मतलब 2 टुकड़ों में बंटना अमीबा का, और बहुखंडन मतलब जब एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, एक ही जो जीव है वो बहुत सारे टुकड़ों में बंटकर नया जीव बना देता है, तो उसको बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। फिर है वृषण उदरीय गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? जो टेस्टिस होते हैं मेल के वो बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको 37 डिग्री हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, उससे 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तापमान कम चाहिए होता है, इसके लिए वो उदरीय गुहा के बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पुष्प के अनुदैर्ध्य काट के चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। अब ये नज़र नहीं आ रहा इतना, तो ये जो ऊपर है ये पहला वाला जो है B, ये है हमारा परागकोश, ठीक है, ये वाला जो B है वो परागकोश है। अच्छा, उसके बाद हमारा है ये जो नज़र आ रहा है, ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये पंखुड़ी है। कौन सी है? पंखुड़ी, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो है ये हमारा क्या है? गर्भाशय। क्या है? अंडाशय कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अंडाशय, ठीक। और फिर हमारा जो ये लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा अंकुड़ी। क्या आ जाएगा? अंकुड़ी, ठीक है। ये तो आप बुक में से भी देख सकते हो अगर यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पौधों में परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? परागण क्रिया क्या होती है बेटा? जब पराग कोश से पराग
मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, वो कहाँ जाते हैं? फीमेल प्लांट में जाते हैं, अंडाशय में, और बीज का या नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसको परागण क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो निषेचन क्रिया से यही प्रकार भिन्न है कि परागण क्रिया में जब पराग कणों को हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, मतलब एक पौधे से दूसरी जगह भेजना होता है, तो उसके लिए हवा पानी की ज़रूरत होती है। भाई आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो फूलों के अंदर जो पीले पीले रंग के छोटे छोटे पाउडर जैसा प्लांट होता है, उसको एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए होगा ना, या हवा या पानी या जंतु या तुम्हारे द्वारा। तो ये फ़र्क है। निषेचन प्रक्रिया होती है कि जो अंडाशय के अंदर जाके उसको फ्यूज़ करके निषेचन करके एक बीज का निर्माण करना। परागण प्रक्रिया वो होती है जब जो मेल परागकोश है, मतलब जो उसमें परागकण प्रेजेंट होते हैं, वो फीमेल प्लांट में जाना। ठीक है, मतलब सिर्फ एक जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं और बीज निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे की संकरण क्रिया दिखाइए। देखो बेटा, ये ध्यान से देखना। लंबे पौधे में आपको ये दिया हुआ है और बोने पौधे में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले जो हैं बोने पौधे हैं, ये हमने यहाँ रख लिए, और ये जो लंबा वाला पौधा है, इसके जो गैमीट्स हैं वो हमने यहाँ रख लिए। अब आप इसका, अब बताओ क्या बनेगा? छोटा टी बड़ा टी के साथ बनेगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा टी और छोटा टी बनेगा तो ये बन जाएगा, छोटा टी और बड़ा टी फिर ये बन जाएगा, और ये दोनों छोटे टी आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हो? आपको क्या नज़र आ रहा है? बताओ क्या नज़र आ रहा है? कि भाई ये वाला लंबा पौधा है, ठीक है, ये वाला भी लंबा पौधा है, ये वाला भी लंबा पौधा है, लेकिन ये बोना पौधा है। यही नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, तो बस यही दिखाना है आपने, ये क्रॉस बना के दिखा देना। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई विद्युत मोटर इस बात पे सिद्धांत पे आधारित है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक सूचालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो उसके ऊपर एक आरोपित बल लगता है। ठीक है, बस यही वाला सिद्धांत है, एक लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है, मतलब एक मैग्नेट को आपने स्वतंत्र रूप से लटका दिया है। ठीक है, तो वो कौन सी दिशा में इंडिकेट करेगी? नॉर्थ और साउथ, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम किसी आहार श्रृंखला से सभी शाकाहारी जीवों को समाप्त कर दें? तो मांसाहारी इतने बढ़ जाएंगे कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का अनुचित निपटारा पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? भाई देखो, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उनका निपटारा इसलिए ज़रूरी होता है, ये ना, हाउ डज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड इफेक्ट एनवायरनमेंट, कि अगर आप उसको ढंग से उनका निपटारा नहीं करोगे तो गंद बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, जानवर भी बीमार हो सकते हैं। जैसे अगर आपने प्लास्टिक की थैली आप डाल देते हो और वो गाय खा जाए तो उसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ना सिर्फ पर्यावरण इफेक्ट होता है, जीव जंतु भी इफेक्ट होते हैं। बस सही अपनी भाषा में लिख देना। नेक्स्ट है, देखो दिए गए चित्र में निम्नलिखित से संबंधित भाग आपको बताने हैं। अंड का उत्पादन बी में होता है। कहाँ होगा? बी में। ठीक है, निषेचन स्थल है ए। ठीक है, रोपण स्थल सी, और शुक्राणु का प्रवेश द्वार डी। ठीक है जी, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन, हाँ नहीं हो गया, खंड ब है, सेक्शन बी, कि राइट द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला आपका आ जाएगा C5, पेंटेन मतलब 5, और C5H10। ठीक है, ये आपका साइक्लोपेंटेन हो गया। फिर उन्होंने पूछा है प्रोपेन का सूत्र बताइए। प्रोपेन का क्या हो जाएगा? C3H8। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारे H लगा लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन हो गया। हाँ, क्या निम्नलिखित तत्वों को समूहों को डॉबरेनर त्रिक की तरह वर्गीकृत किया जा सकता है? भाई देखो, पहले वाला जो है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में अगर हम लोग एवरेज लेते हैं, सोडियम की और क्लोरीन की औसत लेते हैं, तो बीच का मानदंड तो आएगा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। सोडियम जो एक धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो इसमें पहले वाले का तो ना आ जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम बेरिलियम और कैल्शियम का एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास मतलब उनका द्रव्यमान देखें, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, हाँ 8 के करीब इसका है। कैल्शियम का है 40। ठीक है, 48 हो गया। 48 को 2 से भाग करो, वो मैग्नीशियम का हो गया, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। तो आप बोलोगे
कि दूसरे वाले का जो है वो बिल्कुल डॉबरेनर के ट्रिक के हिसाब से बनाया जाता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, डॉबरेनर ट्रिक में पहले और तीसरे तत्वों को अगर हम उनका औसत लें तो बीच वाले का द्रव्यमान का मान आ जाता है, तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये क्या है, इनका परमाणु द्रव्यमान, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, कारण सहित व्याख्या कीजिए, इतना ही बताना है। तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्तों की संख्या क्या होगी? भाई 18 और 7 है, आपको मालूम है आधुनिक आवर्त सारणी में। और जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन हम जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज भी घटता है और धात्विक गुण भी घटता है। मैंने बहुत बार ये बता चुकी हूँ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं? आपको पता है, मैंने ये पहले ही बताया, जो ये परागकण होते हैं, देखो ये ऐसे होते हैं, ये परागकण होते हैं, उसमें ये परागकण है, ठीक है, ये एक इसका डंडी सी होती है, फिलामेंट जिसको कि तंतु कहते हैं, ये जो है ये फीमेल प्लांट में जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे जाता है अंडाशय में, ये अंडाशय में जाता है, एक ट्यूब बना लेता है और यहाँ पे निषेचन करता है, और यहाँ के जो ओव्यूल्स होते हैं, मतलब जो अंडाशय के अंदर अंड होते हैं, वो निषेचित हो जाते हैं और फिर ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो बस यही बात आपने समझानी है। फिर है हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छी तरह से लैब में भी करवाया मैंने, क्लास में भी, कि हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटी सी कली मुकुल निकल जाता है जो नई हाइड्रा में बदल जाता है। और यीस्ट में भी आपको मैंने बताया था कि यीस्ट में भी यही प्रक्रिया होती है कि छोटा सा मुकुल निकलता है और नई यीस्ट में वो मतलब जितनी भी नई यीस्ट है वो उससे बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 4 ओम प्रतिरोधकों के दोनों सिरों के मध्य विद्युत धारा। देखो भाई सिंपल सी बात है, अब ये आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, इस डायग्राम में आपको ये 8 ओम के 2 दिए हुए हैं, ठीक है, 8 ओम के 2 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 1/8 जमा 1/8, ठीक है, तो ये 2/8 हो गया, 2/8 हो गया, 1/4 आ गया, ठीक है। और अगर 1/r इज इक्वल टू 1/4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से r जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ये वाला r 4 बन गया, ठीक है, और ये वाला r तुम्हें पहले ही 4 दिया हुआ है, तो टोटल r हमारा जो आ जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा इस पूरी सीरीज़ का, अगर आप समझो तो। क्योंकि पैरेलल में आपको पता है निकालने के लिए 1/8/1/8 करना पड़ेगा, ठीक है, और ये 4 दिया हुआ है, इसका आंसर भी जब 4 आ गया और उसका भी 4 आ गया तो टोटल हमारे पास r आ गया 8, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है आपको करंट निकालना है। देखो R इज इक्वल टू V/I, ठीक है, R आपके पास टोटल कितना आ गया 8, V कितना दिया हुआ है 8, तो I हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा I, सिंपल, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने यही आपने बताना था। और फिर अगर आपके पास इसका ये बोल रहे हैं कि 4, अगर आपको 4 R दिया हुआ है और I जो है करंट है आपने 1 निकाला है, तो बता रहे हैं कि V निकालो, तो V का फॉर्मूला क्या होता है I गुणा R, तो उसका आंसर भी 4 आ जाएगा, तो सबका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी विद्युत क्या है, अच्छा ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, या आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है कि जैव आवर्धन क्या है, यदि किसी झील के पानी में DDT का साधारण 0.2 ppm हो तो निम्नलिखित आहार श्रृंखला में किस जीव में इसका सांद्रण सबसे अधिक होगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो भी पोषी स्तर होते हैं, ठीक है ना, उसमें जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, पहली बात तो ये कि ऊर्जा उसमें कम होती रहती है, लेकिन आप कोई इसमें DDT वगैरह का छिड़काव कर दो तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर वाले चरण में होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब ऊपर आपने पौधे में DDT डाला है लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पेट में होगा, क्योंकि ऊपर जाने में जब हम एक पोषक स्तर से उसके ऊपर जाते हैं तो ये जैविक आवर्धन हो जाता है, मतलब जो भी कोई चीज़ होती है उसका वो बढ़कर ऊपर चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं जैविक आवर्धन, क्या कहते हैं जैविक आवर्धन, बस ये आपने बताना है। अब इन्होंने इस पर पूछा हुआ है कि आपको शैवाल दिया हुआ है, प्राणी प्लवक दिया हुआ है, छोटी मछली दी है, बड़ी मछली। अब इसमें सबसे ऊपर तो बड़ी मछली है ना, तो आप क्या लिखोगे, सबसे ज़्यादा जो आवर्धन होगा वो बड़ी मछली के अंदर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है भाई, R इज इक्वल टू V/I कर दिया, इसका मात्रक ओम है, इतना तो पता है होना चाहिए। जूल का ऊष्मीय सिद्धांत क्या है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, H इज इक्वल टू I²RT, जिसमें H का मतलब था हीटिंग इफेक्ट, मतलब कितना उसका ऊष्मा है,
तो वो उसका फॉर्मूला था I², जहाँ पे I का मतलब है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध, T है टाइम। आप बस ये फॉर्मूला लिख दो, यही उसको बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलने का पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से किया जाता है, ताकि बल्ब जो है वो गले ना। फिर किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के किस प्रकार परिवर्तित होता है? ये भी मैंने आपको बताया था कि R का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। मतलब अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल, दो चीज़ें हो गई ना, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो लंबाई हो गई तार की और एक उसका क्षेत्रफल। तो ये आप कहोगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से वो ये फॉर्मूला लिख देना बस आप। ठीक है, और बता देना कि उसके ऊपर ही चलता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसमें विद्युत करंट का ज़्यादा प्रयोग होगा। इसके लिए हम लोग पैरेलल का प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम का नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के लंबे पौधे जिसमें छोटे और बौने पौधे जो हैं बताए गए हैं, एक संकरण क्रॉस उनका किया गया है। संजू ने F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त किए। ये आपको पता है पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे ही होते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे ही होते हैं। तो अब इसमें आपको बताना है कि इस प्रयोग में प्रभावी और प्रभावी लक्षण कैसे हैं। भाई सिंपल सी बात है, क्लास में भी करवाया था, दो बड़े ये ले लिए हमने और इनको क्रॉस करा। ठीक है, तो हमारे पास पहली जनरेशन में सारे के सारे जो पौधे हैं वो कैसे आए, ऐसे जो हमें लंबे दिखाई दिए। अब हमने इसका ऑटो क्रॉस करा, ऑटो क्रॉस मतलब इसका स्वपरागण करा। ठीक है, ये भी मैंने आपको करके टेबल में भी बता के करा था। ये बड़ा टी हो गया है, छोटा टी, ये बड़ा टी हो गया है, छोटा टी। तो हमारे पास दो बड़े आ गए, दो मिक्स आ गए और दो बोने, एक बोना आ गया। तो आप इसमें क्या लिखोगे? अगर प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में सारे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे थे जो हमें नज़र आ रहे थे और एक बोना पौधा था जो हमें नज़र आ रहा था। ठीक है, ठीक। और अगर हम उसका जीनोटाइप देखें, इसको मैंने फिनोटाइप नाम बताया था, जो हमें नज़र आ रहा था। अगर आपको याद हो, आप क्लास में आए थे तो मैंने बताया था जो जीनोटाइप जो उनके अंदर है वो 1:2:1 है, मतलब एक लंबा, एक बौना और दो मिक्स। तो बस यही आपने बताना है। ठीक है, फिर है, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में मेंडल के मुख्य प्रेक्षण क्या थे? भाई एक संकर क्रॉस होता है जिसमें कि एक ही गुण लिया जाता है। इसमें आपको पता है 3:1 था और 1:2:1 था। ठीक है, लेकिन जहाँ हमने द्विसंकरण क्रॉस लिया था, जिसमें हमने येलो आर वाला क्रॉस करा था, उसमें आपके पास 9:3:3:1 का क्रॉस था। बस आपने ये लिखना है इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की शीट लगाता है। वह इस कागज़ के मध्य में एक छड़ चुंबक रखता है और फिर चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से लौह चूर्ण छिड़कता है। ठीक है, मतलब उसमें लौह चूर्ण मतलब आयरन का पाउडर छिड़कता है। तो उसके बाद वो ड्राइंग बोर्ड को थपथपाता है और वो क्या देखता है, लौह जो चूर्ण है, जो लोहा है, वो एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। लौह चूर्ण के इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है? देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कोई लोहा रखा है तो उसने जब वो करा लोहा लगाया तो ये साइड में सबसे ज़्यादा आता है। अब आप बोलोगे क्यों? ये साइड में इसलिए आता है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के सिरों पर लौह चूर्ण की अधिकता क्या इंगित करती है? भाई ये इंगित करती है कि ये वाले जो कोने हैं इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा वहीं तो लोहा ज़्यादा चिपकेगा। ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो मैंने आपको बताया ही था, अभी भी बताया है कि वो नॉर्थ साउथ में इंडिकेट करती हैं। और दूसरा, ये जो लाइनें बनती हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बनती हैं, ये जो है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बस ये बता देना। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़। तो ये एक सैम्पल पेपर था जिसके लिए आप इतना घबरा रहे थे। मैंने आपको पहले कहा था परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। अब आप एक बार ये वीडियो अच्छे से 2 बार देखो और जो मैंने करवाया है वर्कशीट और सैम्पल पेपर 1 वो करके चले जाओ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।